मेरे टॉपिक का नाम खेल कूद में होने वाली व्याधियों का यौगिक समाधान है। तो खेल कूद में जो व्याधियां होती हैं, खिलाड़ियों को जो चोट लगती है, अब हम उसका कैसे योग के जरिए उसका कैसे समाधान कर सकते हैं। तो योग के जरिए समाधान करना है, इसलिए थोड़ा सा सामान्य परिचय योग के बारे में जान लेते हैं। योग क्या है? योग संस्कृत शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। किसे जोड़ना? किसे मिलाना? जोड़ना या मिलाना या मेल कराना। किसे मिलाना है? आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग है। आंतरिक विज्ञान को जानना योग है। आई मी प्लस माई को खत्म करना ही योग है। भारतीय दर्शन में योग विद्या का स्थान सर्वोपरि एवं विशेष है। वेदों, उपनिषदों, गीता, पुराणों आदि प्राचीन ग्रंथों एवं दर्शनों में योग शब्द एक अति महत्वपूर्ण शब्द है, जिसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग सिर्फ एक प्रकार का शारीरिक अभ्यास नहीं है, अपितु एक प्राचीन ज्ञान है जो हमें स्वस्थ, खुश व शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। खेलों का सामान्य परिचय। अब हम खेल के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि खेल क्या है। खेलों का सामान्य अर्थ में उन गतिविधियों को कहा जा सकता है जहां प्रतियोगी की शारीरिक क्षमता खेल के परिणाम, जीत या हार का एकमात्र अथवा एक प्राथमिक निर्धारक होती है। खेल शब्द संस्कृत शब्द स्पर्ध की उत्पत्ति से हुई है, जिसका अर्थ प्रतियोगिता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे कोई भी खेल हो, उसमें जबरदस्त ऊर्जा, खेल और एकाग्रता और कड़ी प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। भारत में खेल प्राचीन काल से आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। प्राचीन ओलंपिक्स से वर्तमान सदी तक खेल आयोजित किए जाते रहे हैं और उनका विनियमन भी होता रहा है। औद्योगिकीकरण की वजह से विकसित और विकासशील देशों के नागरिकों के अवकाश का समय भी बढ़ा है, जिससे नागरिकों को खेल समारोह में भाग लेने और दर्शक के रूप में मैदान तक पहुंचने और इन सब गतिविधियों को अधिक से अधिक भागीदारी मिली है। अगर हम नई सदी की बात करें, तो नए खेल प्रतियोगिता के शारीरिक पहलू से आगे जाकर मानसिक या मनोवैज्ञानिक पहलू को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हम अगर आज की बात करें, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक खेल संगठन दिन पर दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जैसे आजकल के बच्चे फोन में ही गेम खेलते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनका जन्मदाता देश भारत है, लेकिन कम ही भारतीय जानते होंगे कौन कौन से खेल भारतीयों ने खोजे। खेलों के नाम और इतिहास। भारत में खेल प्राचीन काल से आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है, जिसमें कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी, गदा आदि परंपरागत खेलों के अलावा विभिन्न देशों के संपर्क में आने से भारत में क्रिकेट, जूडो, टेनिस, बैडमिंटन आदि खेलों का भी खूब प्रचलन हुआ है। अब हम भारत की बात करें कि भारत में कौन कौन से फेमस गेम्स हैं या थे, तो भारत के प्रमुख खेल कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी, टीरेल, बाघ बकरी, आइस पाइस, गेंदा, जंजीर, हाथी छू, भस्मासुर आदि। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ, अगर हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं, तो उस समय में कौन से गेम्स खेले जाते थे? खेले जाते थे चौपड़, धूत क्रीड़ा, रथ दौड़, निशानेबाजी प्रतियोगिता। भारत की प्रसिद्ध खेल जो है वो खो खो, कबड्डी, आज का क्रिकेट भी है, आदि का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। हालांकि ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि आखिरी बार इसका आयोजन 394 ईस्वी में हुआ। इसके बाद रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इसे मूर्ति पूजा वाला उत्सव कराकर देकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर हम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन की ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, तो ये 1896 में पहली बार ग्रीस की कैपिटल राजधानी एथेंस में हुआ था। आज ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय खेल जगत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। खेलों के नाम जो मुख्य मुख्य हैं: फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी,
टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या मुक्केबाजी, शतरंज, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, भाला फेंक और कुश्ती, शूटिंग या निशानेबाजी, तीरंदाजी, स्विमिंग या तैराकी, रग्बी, साइकिलिंग रेस, गोला फेंक, भारोत्तोलन, हाई जंप या ऊंची गेंद। ये कुछ मुख्य मुख्य खेलों के नाम है जिनके बारे में लगभग सभी को पता है। ओलंपिक में खेलों की भूमिका। अगर हम ओलंपिक में खेलों के इतिहास की बात करें तो जो ओलंपिक का इतिहास है, ये खेल 1200 ईस्वी में योद्धाओं के बीच हुआ करते थे, जिसमें उसमें मुक्केबाजी, रथों की दौड़, दौड़, कुश्ती आदि खेल भी शामिल थे। आधुनिक काल में इस खेल की शुरुआत 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ। आयोजित इस खेल को ओलंपिया पर्वत पर खेला गया, जहां से इसका नाम ओलंपिक पड़ा। यह खेल हर 4 वर्षों में खेला जाता है। 2020 में टोक्यो, जापान में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों कोरोना के चलते टाल दिया गया और 2021 में इन्हें आरंभ किया गया, जो कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चले, जिसमें 2005 देशों के 11,326 खिलाड़ियों ने 33 खेलों में प्रतिभाग लिया, जो कि 19 दिनों और 339 आयोजनों में संपन्न हुआ। वर्तमान समय में 46 खेलों को सम्मिलित किया गया है, जिनके नाम मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ। वो मुख्य मुख्य खेलों के नाम इस ओलंपिक्स में भी हैं। अब खेल और योग। अब हम कबड्डी के खेल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है, फिर उसमें खिलाड़ियों को क्या चोट लगती है और हम उसका क्या यौगिक उपचार कर सकते हैं। तो जो कबड्डी का खेल है, ये कबड्डी भारत का एक बहुत पुराना और पारंपरिक खेल है। सदियों से इसे लोग खेलते आ रहे हैं। कबड्डी एक आउटडोर खेल है। कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से जो 7 होते हैं वो कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। कोर्ट के बीचों बीच एक लाइन खींची होती है, जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। प्रत्येक टीम में 5 रिजर्व खिलाड़ी होते हैं। एक टीम एक सदस्य को अपनी सांस रोकते हुए विरोधी टीम को कबड्डी कबड्डी का जाप करते हुए भेजा जाता है और उसे विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूने और अपने क्षेत्र में लौटने की कोशिश करनी होती है। अगर प्रतिद्वंदी टीम उसे पकड़ लेती है और उसे टॉर्चर की अनुमति नहीं देती, तो उसे बाहर होना पड़ेगा, मतलब वो आउट है। उस खिलाड़ी को बाहर होना पड़ता है। एक मैच की अवधि पुरुषों के लिए 40 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट के ब्रेक के साथ 30 मिनट के लिए बीच में टीमों को बदलने के लिए होती है। अब हम कबड्डी की गेम की बात करें कि इसमें एक खिलाड़ी को क्या चोट लग सकती है या क्या चोट लगने का खतरा रहता है। तो जो मुख्य मुख्य चोटें हैं वो ये है कि लिगामेंट इंजरी और घुटनों टखनों में चोट या मोच, कंधों में किसी तरह की चोट लगना, पैरों की मांसपेशियों का खिंचाव होना। कबड्डी खेल में मांसपेशियों में खिंचाव, घुटनों व कंधों में गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है। हैमस्ट्रिंग की चोट। अब ये हम पढ़ते कि हैमस्ट्रिंग की चोट क्या है। जब खिलाड़ी पॉइंट लेकर अपने पाले में या कोर्ट में वापस आते हैं, तो भागते वक्त उसे हैमस्ट्रिंग की चोट लग सकती है, ऐसा खतरा बना रहता है। हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियां जो होती हैं या मसल्स जो होती हैं, ये हमारे थाई में होती हैं। ये 3 तरह की मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। इसमें पहली है सेमी टेडिनोसिस और दूसरी है सेमी बेरानोसिस और तीसरी है बाइसेप्स फेमोरोसिस हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां। इन तीनों के समूह को ही हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियां बोलते हैं। जब और ये क्या काम करती है, इनका जो कार्य है हैमस्ट्रिंग का, ये हमारे घुटनों को मोड़ने और उनको फ्लेक्सिबल करने में मदद करती है। तो जब इन पर ज्यादा जोर दिया जाता है या अचानक से कोई भी गतिविधि की जाती है, ट्विस्ट किया जाता है अपने पैर को, तो इनमें चोट लगने का खतरा रहता है। रोटेटर कफ की समस्या खतरा रहता है। कबड्डी में सामने वाले प्लेयर को खींचते वक्त गलत तरीके से दबाव बनने से कंधों में चोट से रोटेटर कफ की स्थिति बन सकती है। इसमें क्या होता है कि इसमें कंधों के टेंडन में सूजन आ जाती है। नी कैप डिसलोकेशन, मतलब कि जो नी कैप है या जिसे पटेला हड्डी भी कहते हैं, हमारे घुटने के ऊपर छोटी सी एक सुरक्षात्मक हड्डी होती है, सुरक्षा करने के लिए हमारे घुटने की। तो कभी घुटने के बल गिरने पर या खेल के दौरान अचानक से दिशा बदलने पर यह हड्डी अपने स्थान से हट जाती है, तो खिलाड़ी को इसका खतरा बना रहता है। किंग स्प्लिट्स,
यह निचले पैर या पिंडली क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से को प्रभावित करती है। इससे मोस्टली वो खिलाड़ी फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को जिनके फ्लैट्स पैर होते हैं। और मोचदार टखने, टखने में मोच आ जाती है जब जॉइंट्स का समर्थन करने वाले लिगामेंट्स गलत तरीके से हिलने या असमान सतह पर ट्विस्ट या रोल्स की वजह से खिंच जाते हैं। उपयुक्त खेल चोटों के अलावा भी कई चोटें हैं जैसे कि लोअर बैक इंजरी, रनर नी और हिप्स बर्सिट्स जैसी अन्य समस्या है। अब हम पढ़ेंगे कि कबड्डी के खेल में हम कैसे एक खिलाड़ी को जब ये चोट लगती है या इससे हम कैसे बचा सकते हैं यौगिक समाधान से। तो योग अन्याय प्रविधियों से भिन्न एक अत्यंत विशिष्ट पद्धति है जो किसी तरह का दाब या तनाव दिए बगैर अभ्यास करने वाले को ऊर्जा से भर देती है। तरह तरह के आसनों का, अगर हम आसन की बात करते हैं तो आसनों से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं खिलाड़ी को, तो उसमें हम आसन के बारे में पढ़ते हैं कि सही तरीके से एक निश्चित अवधि तक अगर हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो शरीर के भिन्न अंगों को बेहतर लचीलापन बनाया जा सकता है और उसमें ताकत भर भर सकते हैं। आसनों से स्थिरता आती है जो एक खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसनों के निरंतर अभ्यास से हड्डियों में मजबूती आती है, हृदय स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है, वजन को संतुलित रखने में खिलाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, दर्द सहने की क्षमता प्रदान करता है, प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। और सूर्य नमस्कार से क्या बेनिफिट है? सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बेहद फ़ायदेमंद है। इससे शरीर में लचीलापन आता है। ये एक पूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करने से, सूर्य की उपस्थिति में करने से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से सभी अंग-प्रत्यंग बलिष्ठ एवं निरोगी रहते हैं। अग्नाशय, हृदय, फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। मुद्राएँ करते हैं तो अधिकतर मुद्राएँ गहरी साँस लेने और उसका स्तंभन रोकने करने और मांसपेशियों के संकुचन फैलाव के ज़रिए शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचाने का भेजने का काम करती हैं। बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मुद्रा का अभ्यास करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब कोई खिलाड़ी इतनी सारी पब्लिक में या दर्शकों में मौजूदगी में खेल खेल रहा होता है या अपने देश के मान-स्वाभिमान के लिए प्रदर्शन कर रहा होता है और लाखों लोग की अपेक्षाएँ उससे होती हैं, वो अपेक्षाओं से बंधा होता है, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत द दबाव होता है, तनाव में रहता है वो, तनावग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे वक़्त किसी की भी परामर्श या सलाह उसकी चिंता या तनाव को कम नहीं करती। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के योगासन और प्राणायाम के ज़रिए हम खिलाड़ी के तनाव की बनी पुरानी पद्धतियों को भी दूर कर सकते हैं, उसके दिमाग को आराम दिला सकते हैं, उसके फ़ोकस और एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करने से, अगर हम प्राणायाम के बेनिफिट की बात करते हैं, तो प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करने से कबड्डी का खिलाड़ी अपने श्वासों को लंबे समय तक रोकने में सक्षम रहता है, अपनी प्राण शक्ति को विकसित करता है, तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है, शांति मिलती है उसको, क्रोध पर नियंत्रण स्थापित करता है क्योंकि खिलाड़ी बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास करने से चिंता कम होती है, आत्म जागरूकता बढ़ती है, नींद में सुधार आता है, बुरी आदतों को छोड़ने में मदद मिलती है, आचरण में दया भावना आती है, फोकस लेवल बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस प्रकार योग एक खिलाड़ी को स्वस्थ रखने के साथ-साथ उसकी दिनचर्या एवं आहार-विहार व आचार-विचार को भी शुद्ध करने में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। दूसरे गेम की बात करते हैं, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग का अर्थ है वजन उठाना होता है। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज का एक प्रकार है। वेट लिफ्टिंग हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने एक अच्छा व्यायाम है। यह व्यायाम आपके हाथों को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ शरीर की संपूर्ण मजबूती के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। एक एकल स्पर्धा खेल है। इसमें खिलाड़ी वजन उठाकर प्रदर्शन करता है। यह खेल ओलंपिक में भी खेला जाता है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत को मीराबाई चानू ने पहला मेडल दिलवाया। उन्होंने 39 किलोग्राम वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। अब हम भारोत्तोलन के खेल में जो एक खिलाड़ी को क्या चोट लग सकती है या क्या लगने का खतरा रहता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारोत्तोलन के खेल में खिलाड़ी में बहुत ताकत की अपेक्षा करते हैं। यही वजह है कि खिलाड़ी अपनी ताकत बढ़ाने और गठीली मांसपेशियों के लिए अनेक तरह के जतन करता है। इस खेल में खिलाड़ी को चोट लगने का खतरा रहता है यदि वे अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाता है। यदि खिलाड़ी की क्षमता
7.5 किलो वजन उठाने की है तो वो 15 किलो वजन उठा रहा है, जिससे लोड उसके बाइसेप्स पर आने की वजह से कंधे, कोहनी और कलाई पर आता है और वे इंजर्ड भी हो सकती है। वेट लिफ्टिंग में खिलाड़ी के हाथ, कलाई, कोहनी, कंधे, कमर इन घुटनों पर पूर्ण दबाव पड़ता है। इस प्रकार खिलाड़ी को इनमें चोट लगने का, दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। सही बैलेंस के ना बनने से खिलाड़ी संतुलन खो सकता है, जिससे वे गिर सकता है। रिलैक्स ना करना, कई लोग एक्सरसाइज करते समय आराम नहीं करते और एक के बाद एक लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक वजन उठाने से स्लिप डिस्क या कमर दर्द की समस्या हो सकती है। मसल्स को आराम ना देना, टेक्निक में गड़बड़ी, अपने शरीर की ना सुना, इन सभी समस्याओं का अगर इनको इग्नोर करता है खिलाड़ी, तो चोट लगने का उसको खतरा बना रहता है। अब भारोत्तोलन के गेम में हम यौगिक समाधान कैसे करें इसका? तो अगर हम कमर दर्द की जैसे इसमें बात करते हैं, तो कमर दर्द से राहत पाने के लिए खिलाड़ी को भुजंगासन, चक्रासन, मकरासन, हलासन, उष्ट्रासन, कटी चक्रासन, ताड़ासन, मर्कट आसन, कंद्रासन आदि आसनों का अभ्यास करना चाहिए। ये आसन कमर दर्द के साथ-साथ कंधे के दर्द के लिए भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। अगर खिलाड़ी प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अंग-प्रत्यंग बलिष्ठ एवं निरोगी बनते हैं, संपूर्ण शरीर में रक्त संचार अच्छी तरह से संपन्न करते हैं। मेरुदंड एवं कमर को लचीला बनाकर इनमें आई हुई विकृतियों को दूर करता है। मन, मस्तिष्क एक शरीर तरोताजा रहता है। इस प्रकार खिलाड़ी में चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास शरीर के प्रत्येक अंग के लिए किया जाता है। प्रत्येक अंग को सक्रिय एवं लचीला बनाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम के प्रतिदिन अभ्यास से खिलाड़ी हाथ, कलाई, घुटने, कोहनियाँ एवं कंधों की चोट से बच सकता है। प्राणायाम एवं ध्यान की सहायता से खिलाड़ी शांति, तनाव, चिंता को कम कर सकता है, संतुलन स्थापित कर सकता है, एकाग्रता बढ़ा बढ़ा सकता है, जिससे उसको गेम में फोकस करने में मदद मिलती है। अब हम कुश्ती की बात करते हैं कि कुश्ती का गेम क्या है। कुश्ती का खेल हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। यह खेल दो पहलवानों के बीच खेला जाता है, जिसमें वे एक दूसरे को जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं, आउट करने की कोशिश करते हैं। इस खेल को खेलने के लिए दोनों पहलवानों के पास 5 मिनट का समय होता है, जिसमें वे अपने विपक्षी पहलवान को परास्त कर सके। यह खेल दो तरह से खेला जाता है, एक फ्री स्टाइल और दूसरा ग्रीको रोमन में। लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेशनल या नेशनल कुश्ती के मुकाबले होते हैं, उन सब में फ्री स्टाइल कुश्ती खेली जाती है। कुश्ती के खेल में होने वाली व्याधियां क्या है? क्या चोटें लग सकती हैं खिलाड़ी को? तो कुश्ती का खेल जितना देखने में आसान और रोचक लगता है, ये उतना ही डिफिकल्ट है, उतना ही मुश्किल है और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स भी है। इसलिए इसमें चोट लगने का खतरा भी अधिक है। मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या, हड्डी का टूट जाना, स्नायु बंधन, लिगामेंट्स, टिश्यू के मोटे बैंड जो एक हड्डी को दूसरी से जोड़ते हैं, टेंडन्स कठोर, रबड़ जैसी कॉर्ड्स जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं, जोड़े, कूल्हे, कोहनी, टखने और घुटने आदि। मोच आ जाती है टखनों में जब जॉइंट्स का समर्थन करने वाले लिगामेंट्स गलत तरीके से हिलने या ट्विस्ट की वजह से खिंच जाते हैं। गर्दन, कंधों, हाथ आदि के ट्विस्ट करने से या अत्यधिक दबाव पड़ने पर मांसपेशी का खिंचाव पड़ना, इनके टूटने का खतरा भी रहता है। कुश्ती में खिलाड़ी एक दूसरे को जमीन पर भी पटकते हैं, जिस प्रकार खिलाड़ी के सिर, कमर या संपूर्ण शरीर में कहीं भी चोट लगने का खतरा रहता है। अब इसमें यौगिक समाधान क्या है? बहुत सारे खेल हैं जो खिलाड़ी में बहुत ताकत की अपेक्षा करते हैं। इनमें से कुछ कुश्ती का खेल भी है। खिलाड़ी ताकत बढ़ाने और गठीली मांसपेशियों के लिए अनेक तरह के अभ्यास करता है, लेकिन इनसे उनका लचीलापन कम हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पहलवान होते हैं, वो उनकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है और गुस्से में रहते हैं वो हमेशा। तो जो हम प्राणायाम इसमें योगा के अभ्यास है, हम उनकी बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं और उनके व्यवहार में कैसे सुधार ला सकते हैं। तो इससे खिलाड़ी का जो वजन मतलब अगर वो प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार का रेगुलर अभ्यास करता है, तो वो अपने वजन पर भी निर्धारित वजन को कंट्रोल कर सकता है। वजन निर्धारित रखने के प्रशिक्षण को जारी रखा जाए, तो खेल के दौरान लगने वाली चोटों से बचा जा सकता है। सूर्य नमस्कार एवं अनेक प्रकार के आसनों का प्रतिदिन अभ्यास करने से खिलाड़ी का लचीलापन बरकरार रहता है। योग एक अच्छे खिलाड़ी के साथ-साथ एक आदर्श खिलाड़ी का भी निर्माण करता है। अष्टांग योग, यम नियम आदि का पालन करने से खिलाड़ी अपने उच्च जीवन स्तर का निर्माण कर सकता है। यम नियम का पालन करने से खिलाड़ी अहिंसा नहीं करेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, नकल नहीं करेगा, संतोष के माध्यम से प्रत्येक परिस्थिति में पूर्णतः प्रसन्न रहेगा। अर्थात लाभ, हानि, जय, पराजय हर परिस्थिति में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेगा।
स्वाध्याय के माध्यम से वे स्वयं को पूर्णतः जान पाएगा, तब के माध्यम से खिलाड़ी अपने अभ्यास को सब प्रकार की द्वंद्वों में अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने में सक्षम रहेगा। इन नियमों का पालन करने से खिलाड़ी में जीत के बाद अहंकार नहीं आएगा। यदि खेल में हार का भी सामना करना पड़ता है, तो खिलाड़ी अवसाद एवं तनाव में नहीं जाएगा। इस प्रकार योग के मार्ग पर चलने से खिलाड़ी अपनी दिनचर्या, आहार, विहार व आचार-विचार को भी शुद्ध करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद सर। से बैठो ना एक मिनट। उनका कुछ काम था परीक्षा विभाग का, हो गया? नहीं वो करेंगे तो फिर मेरे को समरी बनानी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुपमा, आपने अच्छा प्रेजेंट किया, बहुत सुंदर। और नेक्स्ट प्रेजेंटेटर कौन है? हाँ भाई, अगला कोई करेगा या अटेंडेंस ले ले? फिर अटेंडेंस ले लो अब। टाइम भी हो गया ना? यस सर। यस सर। चलिए, कल कौन कौन करेंगे बताओ? सर मैं कर दूंगी। ऐसे मेरे अंजलि। ऊपर ऐसा मुझे करके कर सर दूंगी नहीं, मैं करूंगी। सर मैं करूंगी, अंजलि तिवारी। हाँ, क्योंकि कर दूंगी का मतलब है कि आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, और करूंगी मतलब आप अपना काम कर रहे हो जो होना चाहिए। तो अंजलि हो गई, दूसरा कौन है?